सो ओके, दिस इज द एक्सेल। एक्सेल में आपको ये दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि चीजें आपको समझ में आए, और वो तभी समझ में आती हैं जब हम लोग उनको प्रत्यक्ष में देखते हैं। सीइंग इज बिलीविंग एंड सीइंग इज अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो अब आपके सामने में इसमें डेटा वही है, ये वाला 430, 340 वगैरह वगैरह। तो 200 को फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ 300। तो आप ये देखेंगे 300 करते ही ये फिगर अपने आप चेंज हो गई, ये फिगर चेंज हो गई अपने आप। और ऑब्वियसली ये सारी वैल्यू भी चेंज हुई, ये लेकिन ये मीन 415 ही रहा। एच को मैं कर देता हूं फॉर एग्जांपल 640। तो 640 करते ही आप ये देखिए कि मीन में कोई बदलाव नहीं हुआ, मीन की वैल्यू में। नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी 99। और आज हमारी ये एमपीपीएससी मेंस में GS3 के लिए 17वीं क्लास है, 17th क्लास है, और मैथमेटिक्स पर हमारा ये छठा वीडियो है। तो आज की इस क्लास में हम करने जा रहे हैं मीन, और आज ये इसकी मीन की पहली क्लास है। और मीन ऑब्वियसली GS3 में जो सिलेबस है यूनिट 5 का, वो दो पोर्शन में है। एक में है क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स और दूसरे में है स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो स्टैटिस्टिक्स से जनरली 11 नंबर का जो सवाल आता है वो स्टैटिस्टिक्स से आता है, 2020 में ऐसे ही हुआ है, और वो सवाल मीन का आया है। तो आज की इस क्लास में हम मीन के बेसिक कंसेप्ट समझेंगे और 4 क्वेश्चंस करेंगे। और अभी जो आपने इंट्रोडक्शन में देखा इस शुरू में बिल्कुल वीडियो के, मैं आपको एक्सेल के माध्यम से कुछ बेसिक चीजें समझाने की कोशिश करूंगा मीन की, जो आपको एग्जाम में निश्चित रूप से मदद करेंगी। और जो मैं अभी आपको एक्सेल के माध्यम से बताने जा रहा हूँ वो जनरली किसी किताब में उपलब्ध नहीं है, और उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर, और शुरू करें अपनी क्लास आज की। और ये क्लास इक्वली बेनिफिशियल है 11th एंड 12th के लिए और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए भी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। टैगलाइन हमेशा ध्यान रखिए मेरे वीडियोस की कि 215 प्लस लाना GS3 में। आज का जो करिकुलम है GS3 का बहुत सरल है, 215 प्लस लाना। ओके, और 215 प्लस लाते ही आपका सिलेक्शन इंश्योर होता है। करेक्ट, लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं। आपको ध्यान होगा कि ये आपने फॉर्मूला एवरेज निकालने के लिए पढ़ा है ना, कि आपके पास एक डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल n नंबर ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, तो उन सबके सम को अगर आप n से डिवाइड कर दें तो आपको एवरेज मिल जाता है। तो हम इसको समांतर माध्य भी बोलते हैं या अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं। सिंपल, वेरी सिंपल। और ऑब्वियसली इसका जो फॉर्मूला को अगर मैं सिंबॉलिकली लिखूं, सो इट इज सिग्मा xi वेयर i इज इक्वल टू 1 to n अपॉन n। सो इट इज एवरेज और समांतर माध्य। सिंपल। और ये डेटा जो है डिस्क्रीट है, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस डेटा नहीं है, डिस्क्रीट डेटा है, असतत डेटा है। ठीक, ओके। अब इस उदाहरण को मैं कर नहीं रहा हूं, मैंने आपके सामने सॉल्व कर रखा है कि 10 कर्मचारियों का जो मासिक वेतन है किसी कार्यालय में ये है। तो औसत मासिक वेतन क्या है, तो ऑब्वियसली इन सबको जोड़ देंगे आप, और चूंकि ये 10 कर्मचारी हैं 10 से डिवाइड कर देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा 14,194 रुपए। ओके, अब अगर आप यहां पर ये चीज देखें कि ये जो डेटा है ये 14,194 से कोई बहुत ज्यादा डेविएशन में नहीं है, बहुत ज्यादा विचलन में नहीं है, मतलब 14,194 के आसपास ही है। दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, यहां से हमारे सामने एक नया इशू आता है इस बात से, और वो ये है कि अगर पॉपुलेशन के जो मान हैं उनके और माध्य के बीच में बहुत अधिक अंतर नहीं है, या कहें कि डेविएशन नहीं है बहुत ज्यादा, तो अब तो ये कह सकते हैं कि हम ये जो माध्य की हमको जो वैल्यू मिली है इसकी अपनी कोई प्रासंगिकता है। ठीक, लेकिन अगर वेतन के ये 10 मान होते जो मैं आपको दिखा रहा हूं, 13,400 से सीधे 54,000, 1,12,300, फिर 24,000, फिर 34,250, 1,13,900, 2,14,100, 14,700, 5300, 2,15,207। तो आप ये देखेंगे कि यहां पर मानों में अपने आप में ही बहुत ज्यादा डेविएशन या विचलन है। तो अगर मैं यहां पर इसका एवरेज निकालता भी हूं, हम ये मानना चाहते हैं कि कर्मचारियों का 10 कर्मचारियों की औसत सैलरी कितनी है, तो ये आता है मेरे पास 80,194, जो किसी भी तरह से इसकी कोई रेलिवेंस प्रासंगिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि डेविएशन बहुत ज्यादा है। 80,194 का डेविएशन 13,400 से बहुत ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है। यहां इन सब वैल्यूज से इसका बहुत ज्यादा विचलन है या डेविएशन है। तो एक बात तो हमको समझ में ये आती है कि सेंट्रल टेंडेंसी में के मानों में अगर हम मीन की बात करें तो मीन हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा रिलायबल
सोर्स ऑफ मेजरिंग सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है अगर डेटा में, जो हमको जो डेटा दिया गया है उस डेटा में बहुत ज्यादा विचलन है तो। ओके, नंबर एक। नंबर दो चीज ये भी समझें कि यदि आपको मीन मिलता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको ये मीन 80,194 मिले, ये मिला था 80,194, और इसका मैंने x के वैल्यू से डेविएशन निकाला है, सो दिस इज डेविएशन, है ना, विचलन। ये विचलन ऑब्वियसली, विचलन में बहुत ज्यादा डेविएशन है, करेक्ट, लेकिन अगर आप इन डेविएशन का सम करें किसी भी डेटा में तो वो हमेशा जीरो आएगा। ओके, तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि यदि हमारे पास x बार मीन है, इसमें से हम x को माइनस करते चले जाएं जितने भी हमारे पास x हैं, और इन सब का हम समेशन कर लें, सो इट इज ऑलवेज जीरो। सिंपल। ओके, यहां पर भी देखें तो x का सम 8,01,940 और ये 80,194 और ये कुल मिलाकर 10 डेटा है, तो ये भी 8,01,940 एंड द डिफरेंस इज जीरो। ओके, और इन सब का सम भी ऑब्वियसली जीरो देगा। तो ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। अब इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं। तो किसी कारखाने के 60 श्रमिकों का निम्नलिखित तालिका से औसत वेतन ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको यहां पर एक चीज समझाता हूं कि 3,000 रुपए 16 श्रमिकों का वेतन है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, अगली स्लाइड में शायद ये है, हाँ यहां निकाल देते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 3,000 वेतन अगर एक का है तो 16 का ये होगा 16 तिया 48,000, क्योंकि मुझे तो वेतन का टोटल करना है ना, और उसके पश्चात में उसको श्रमिकों की संख्या से डिवाइड करूंगा। अगर हम 4,000 वेतन वाले कर्मचारियों की बात करें तो वो 12 है, तो 12 चौक 48,000, 10 पंजे 50,000, सिंपल, 6 अट्ठे 48,000, 7 छंग 42,000, 8 चौक 32,000, 9 तिया 27,000 और 10,000। अब ये मेरे पास टोटल वेतन जो डिसबर्स हुआ कर्मचारियों में ये आ गया, अगर मैं इसका सम कर लूं, और इसका जो सम है वो है 3,05,000, ठीक, और टोटल कर्मचारियों का भी सम कर लिया मैंने, सो इट इज 60। तो मेरे पास जो एवरेज आया ऑब्वियसली वो आया टोटल वेतन जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जो डिसबर्स हुआ, कितने कर्मचारियों में, 60 कर्मचारियों में। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, सिग्मा एक्स आई एफ आई, जहां पर फ्रीक्वेंसी ये है ऑब्वियसली और ये वेतन है, ये एक वेरिएबल है, तो ये सब वेरिएबल की वैल्यू है। तो सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और सिग्मा एफ आई को हम लोग कई बार कैपिटल एन भी लिखते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला, सिंपल। अगर हमारे पास इस तरह से डेटा दिया गया है, ओके, तो ये मैंने सॉल्व भी कर रखा है। सो दिस इज 5,083.33 सिंपल। ओके, अब अरिथमेटिक मीन की गणना कैसे करते हैं, ये भी हमारे सामने तो डिस्क्रीट डेटा था, बहुत सिंपल डेटा था। तो अरिथमेटिक मीन की गणना का 2 व्यापक श्रेणियों के तहत अध्ययन किया जाता है। एक तो अनग्रुप डेटा, जो भी आपने देखा और थोड़ा सा आगे अभी और भी देखेंगे आप। तो एक तो अनग्रुप डेटा और या दूसरा ग्रुप डेटा, जहां पर मेरे पास डेटा को मैंने ग्रुप किया हुआ है या मैंने उनको क्लास में लिया हुआ है। ओके, तो क्लास वाला क्वेश्चन अभी आपने पीछे देखा है, जब मैंने अभी MPPCS 2020 का मेंस का मैंने मैथ्स के 6 क्वेश्चन अभी आपको पिछले वीडियो में कराए हैं। उसमें एक क्वेश्चन 11 नंबर का था, है ना, तो वो यहां से था जहां पर डेटा जो था वो ग्रुप डेटा था। ओके, अगर हम अनग्रुप डेटा के जो हमारे पास सीरीज है, अगर हम उसके मीन की बात करें तो इसकी 3 सरल विधियां हैं, और ये ध्यान रखिए, ये जो 3 सरल विधियां मैं आपको बता रहा हूं, ये तीनों विधियां सेम रिपीट होंगी इसमें भी। तो सबसे पहले हम इसको अनग्रुप डेटा में देखेंगे, क्योंकि अनग्रुप डेटा में समझना चीजों को बहुत बहुत आसान है। ओके, सो लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। तो सबसे पहली विधि तो है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड तो अभी आपने देख लिया कि आपके पास ये डिस्क्रीट डेटा था, फॉर एग्जांपल ये डिस्क्रीट डेटा था। अगर आप इसके पहले और देखें तो ये भी आपके पास डिस्क्रीट डेटा था। तो डिस्क्रीट डेटा में आप किस तरह से प्रत्यक्ष विधि से आप एवरेज निकालते हैं या मीन निकालते हैं, वो अभी आपने देखा, तो नॉट रिपीटिंग, है ना। ओके, अब दूसरा लेते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। इस पर मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन मैंने भी आपको 2020 मेंस के कराए हैं, उसमें गणित वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया है GS 3 में यूनिट 5 में, तो 11 नंबर का सवाल आया है इसका
मीन्स 2020 में, वो मैंने कराया आपको। अब एज्यूम्ड मीन से मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं कि हम किस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। अब ये मेरे पास एक डिस्क्रीट डेटा है और ऑब्वियसली अनग्रुप डेटा है, तो इसका मैंने एवरेज निकाल लिया। बहुत सिंपल था, इन सबको जोड़ा मैंने, 420 आया, 10 से डिवाइड किया, 42 हो गया, सिंपल। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को मैं करता हूं कल्पित माध्य से, एज्यूम्ड मीन से। मैं क्या करूंगा कि मैं एक मीन मान लूंगा। कतई जरूरी नहीं है कि जो मीन मैं मान रहा हूं वो इसी डेटा के परिसर से हो, तो इस डेटा के परिसर से बाहर भी हो सकता है। मैं क्वेश्चन आपको दोनों तरह से करके दिखाऊंगा, जहां पर कल्पित माध्य इसी डेटा के बीच में शूट करा रहा है, हमने जो मीन को एज्यूम किया है, और दूसरा कि जब हमारा एज्यूम मीन है वो इस डेटा के बाहर से उठ कर आ रहा है। तो ये देखिए, इसको मैंने ऐसे वर्टिकल टेबल में ले लिया, ये इसकी वैल्यूज हैं ऑब्वियसली 39, 43, 44, तो मैंने इस तरह से लिख लिया। ओके, अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने a बराबर 45 यानी कि कल्पित माध्य मैंने 45 लिया, और ये मैंने इसी परिसर से लिया, ये जो मेरे सामने डेटा रेंज है इसी से मैंने लिया है, ठीक। तो ये प्रेक्षणों के मध्य से लिया गया। अब x माइनस 45 माइनस 6, 43 माइनस 45 माइनस 2 माइनस 1, 4, 2, 5 माइनस 7 माइनस 9 माइनस 3, 32 माइनस 45 इज माइनस 13। सो इट इज 6 और 2 8 और 1 9 और 7 16 और 9 25 और 3 28 और 13 41, सो माइनस 41, और प्लस में कितना है हमारे पास, 4 और 2 6 और 5 11, सो इट इज माइनस 30। सिंपल। ओके, तो ये मैंने सॉल्व किया हुआ है आपके लिए, माइनस 30। अब फॉर्मूला समझ लीजिए आप, फॉर्मूला होता है एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा x माइनस a अपॉन n। सो a इज 45, सिग्मा x माइनस a इज माइनस 30 एंड n इज 10। हमारे पास 10 इसमें मान है, सो इट इज 10। सो 45 माइनस 3 इक्वल टू 42। तो ये आया हमारा कल्पित माध्य मेथड से। तो हमारा आंसर क्या था, मूलतः हमारा आंसर 42 ही था। ओके, अब मैं ये जो कल्पित माध्य है इसको मैं इस डेटा के बाहर से लेता हूं, और इस बार मैंने a बराबर 55 लिया, जो ऑब्वियसली 55 इस परिसर के बाहर से। तो x माइनस 55, तो 39 माइनस 55 इस माइनस 16 माइनस 12 माइनस 11 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 5 माइनस 17 माइनस 19 माइनस 13 माइनस 23। तो सारी फिगर माइनस में है, सो इट इज माइनस 6 और 2 8 और 1 9 और 6 15 और 8 23 5 28 7 35 और 9 44 3 47 और 3 50, 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 8 9 10 11 और 2 13, सो इट इज माइनस 130। सिंपल। सो इट इज माइनस 130। और अब फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस सिग्मा x माइनस a अपॉन n। सो a is 55, sigma x minus a is minus 130, n is 10, so it is 55 minus 13 equal to 42। सेम आंसर। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको 3 तरह से करके दिखाया। एक प्रत्यक्ष विधि जो बहुत सिंपल है, इन सब सारी वैल्यूज को जोड़ के नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देना। दूसरा मैंने आपको किया कल्पित माध्य, और कल्पित माध्य मैंने 2 प्रकार से लिया। कल्पित माध्य मैंने एक बार 45 लिया और मैंने एक बार 55 लिया। ओके, सिंपल। सो दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और वहां पर मैं आपको मीन निकालने का एक जो तीसरा मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड, इस क्वेश्चन में जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, 4th क्वेश्चन, उसमें समझाऊंगा। सो ये हमारे सामने एक डेटा सेट दिया गया है, 430 340 440 490 एंड सो ऑन। ओके, 10 फिगर्स हैं ये। तो इन सब का जो टोटल है 10 का, ये है 4150। तो सिंपल जो हमारा जो डायरेक्ट मेथड है प्रत्यक्ष विधि, तो उससे 4150 बटे 10 बराबर 415। सिंपल। ओके, अब मैं इसको करता हूं कल्पित माध्य से, कल्पित माध्य विधि से। तो मैंने यहां पर ये कैलकुलेट ऑलरेडी किया हुआ है, मैंने 500 माना है कल्पित माध्य एज्यूम मीन,
और 400, ये जितने भी x है मेरे पास, जितने भी वेरिएबल इस ये वैल्यूज हैं इस x की, इसको मैंने माइनस किया है कल्पित माध्य में से, तो -70, 430 माइनस 500, 340 माइनस 500 माइनस 160, 440 माइनस 500 माइनस 60, 490 माइनस 500 माइनस 10 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ओके, और x माइनस 500 का जो टोटल आया, यानी कि सिग्मा x माइनस 500 इट इज इक्वल टू -850। सिंपल। तो कल्पित माध्य विधि से हमारे पास मीन होता है a प्लस सिग्मा x माइनस a अपॉन n, करेक्ट। सो a इज इक्वल टू 500 प्लस सिग्मा x माइनस a इज -850 and n is 10, so 500 minus 85, 415, सेम आंसर जो पीछे हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला था। ओके, यहीं पर मैं आपको ये भी एक इसी तरीके से कल्पित माध्य विधि से मैं आपको एक चीज और समझाने जा रहा हूं कि जो मैंने पहले भी क्वेश्चन में समझाई है कि मैं आपको a चेंज करके दिखाता हूं, तो इससे कोई असर आपको उत्तर पे नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो मैं आपको करके दिखा रहा हूं इसको मैं आपको एक्सेल में करके दिखाऊंगा। ओके, सो लेट्स गो टू दी एमएस एक्सेल फाइल। तो ये आपके सामने एक्सेल है और इसके ठीक साथ में वो पावर पॉइंट की स्लाइड है जिस पर मैं भी काम कर रहा था। ओके, अब यहाँ पर मैंने x इक्वल टू 500 लिया था, तो मैंने यहाँ पर a बराबर 500 लिया हुआ है, सो आई हैव गॉट 415 इज द मीन ऑफ द डेटा सेट। अब इस 500 को मैं चेंज करता हूं, फॉर एग्जांपल 600 कर दिया, तो 600 करते ही ये भी x माइनस 600 हो गया, टोटल चेंज हो गया ये वाला। मीन की वैल्यू हो गई ऑब्वियसली 600, आई मीन दैट इज a, ऑब्वियसली दिस a, प्लस सिग्मा x माइनस a जो अब माइनस 1850 आ गया, ये माइनस 1850 अपॉन 10, क्योंकि ये कुल मिलाकर 10 डेटा हमारे सामने है, ठीक। सो मीन बराबर हो गया 600 माइनस 185, दैट इज 415, सेम आंसर। ओके, सिंपल। अब इसके बाद मैं 600 की जगह फॉर एग्जाम्पल 850 कर देता हूं, ठीक है। ओके, सो दिस इज नाउ 850, सो 850 करते ही इट इज x माइनस 850 एंड मीन इक्वल टू 850 दैट इज a, और ये हमारा आ गया सिग्मा x माइनस a जो कि 4350 है अपॉन 10, मीन 850 माइनस 435 अगेन 415। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि जो वैल्यू है a की कल्पित माध्य की, उसको आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, ऐसी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जिससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए। एक्सेल में ये सब काम मैं इसलिए आपको करके दिखाता हूं क्योंकि एक्सेल एक बहुत ही सरल सॉफ्टवेयर है, मेरी कुछ क्लासेस भी एमएस एक्सेल पर, और यहाँ पर जो ये सेल मेरा सेलेक्टेड है जो कैलकुलेट कर रहा है, ये मैंने इसमें फॉर्मूला डाल रखा है, ये फॉर्मूला। इसके पश्चात नीचे वाले सेल में भी मैंने एक फॉर्मूला डाल रखा है, ये आपके सामने है, और यहाँ पर भी मैंने एक फॉर्मूला डाल रखा है। सो फॉर्मूला इस डेटा से पूरी तरह से कल्पित माध्य से मीन निकालने वाला फॉर्मूला है, उससे मैप्ड है, और इसलिए हमको ये मनचाही वैल्यू मिल रही है। एक आखिरी कोशिश और से a इक्वल टू 1000, सो व्हेन a इज इक्वल टू 1000 दिस सेल इमीडिएटली बिकम्स x माइनस 1000, ये फॉर्मूला मैंने डाला हुआ है, टोटल माइनस 5850, सो मीन इक्वल टू 1000 प्लस माइनस 5850 अपॉन 10, सिंपल अगेन 415। so this point is very clear, let's go ahead now, let's go back to our slide। और ये पॉइंट बड़ा क्लियर है कि जब हम a की वैल्यू चेंज करते हैं कल्पित माध्य से मीन निकालने में, तो उससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अब हम बात करते हैं, इसी क्वेश्चन में बात करेंगे हम तीसरे मेथड की, जो कि है स्टेप डेविएशन मेथड। मैं अपनी बात को सिर्फ रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये आगे आने वाली जो क्लासेस होंगी सब में कंटिन्यूड रहेंगे, खास तौर पे बात के 2, यानी कल्पित माध्य और पग विचलन विधि। ओके, सो इसी क्वेश्चन को करते हैं हम स्टेप डेविएशन मेथड से। तो पग विचलन विधि समझते हैं। देखिए, पग विचलन विधि वहां पर काम आती है जहां पर x माइनस a का जो डेटा है वो कंपैरेटिवली बड़ा है। जैसे हम यहाँ देखें, सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पर x माइनस ऑब्वियसली a 500 है, तो x माइनस 500 का जो परिणामी डेटा है वो थोड़ा सा, यहाँ तो फिर भी ठीक है आप टोटल कर लेंगे, लेकिन हो सकता है किसी और क्वेश्चन में ये बड़ा डेटा है। तो हम क्या करते हैं कि इस डेटा में हम ये देखते हैं कि हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं। ओके, और ऑब्वियसली यहाँ पे 10 कॉमन है, तो मैं h बराबर, जो मेरा जो कॉमन फैक्टर उसको मैं h से लिखूंगा, मैं h बराबर 10 ले लूंगा और ऑब्वियसली 10 से डिवाइड करूंगा, मैंने 10 से डिवाइड कर रखा है इसको,
तो 7 -7 -16 -6 -1 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो मेरे लिए इस डेटा का टोटल करना कंपैरेटिवली सरल होगा किसकी तुलना में, इस डेटा के टोटल करने की तुलना में। सिंपल ये कंसेप्ट है। तो जब हम h यानी कि कॉमन फैक्टर कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ये हमने xi माइनस ए, ऑब्वियसली xi माइनस ए अपॉन h, इसको हमने u मान लिया। ui इसलिए कि दिस इज u1, दिस इज u2, दिस इज u3, तो हमने इसको u मान लिया। तो हमारा फॉर्मूला जो अभी तक कल्पित माध्य विधि में कुछ इस तरह से था, वेयर n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डेटा, यानी कि 10, यहाँ पर 10 डेटा है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हमारा कल्पित माध्य में था, कल्पित माध्य विधि में। अब ये चेंज होगा और अब हमारा ये वाला जो मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड या पग विचलन विधि, इसमें ये हो जाएगा x इक्वल टू a एज सच। ये चेंज होगा, इसकी जगह होगा h इज द कॉमन फैक्टर इनटू सिग्मा fi ui अपॉन n, एंड n इज ऑब्वियसली इक्वल टू सिग्मा fi। यहां पर चूंकि 430 एक ही बार आया है, 340 440 हम एक एक बार आए हैं, तो ऑब्वियसली f इज इक्वल टू 1। वेरी सिंपल। इसलिए स्टेप डेविएशन मेथड से मीन इक्वल टू a प्लस h इंटू सिग्मा ui अपॉन n। सिंपल। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को यहीं पर निपटा दूं, सो दिस इज इक्वल टू a इज 500 प्लस h इज 10 इंटू सिग्मा ui दैट इज -85 अपॉन n इज 10, क्योंकि हमारे पास 10 डेटा है। सो इट इज 500 माइनस 10 से 10 कट गया 85 इक्वल टू 415। सेम आंसर, सेम आंसर, ठीक है। ओके, अब यहां पर मैं आपको कुछ और समझाता हूं। जो मैंने जो कल जो क्लास ली थी सिविल सब एमपीपीसीएस मेंस 2020 का गणित वाला पोर्शन मैंने सॉल्व किया था जीएस3 में, उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि अभी आपने एज्यूम मीन मेथड से जब सवाल किए हैं तो आप ए अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, वैल्यू लगा सकते हैं उसकी, जो मैंने भी आपको एक्सेल से समझाया। मैंने आपको ये भी समझाया था, क्वेश्चन मैंने स्टेप डेविएशन मेथड से किया था 2020 में इसका, तो मैंने आपको ये भी समझाया था कि आप ए और एच यानी एज्यूम मीन और एच जो हम कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं, कॉमन फैक्टर ना निकालते हुए अगर यदि आप कोई भी संख्या चाहें एच की जगह तो आप अपनी इच्छा से ले सकते हैं, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर से मैं इसी क्वेश्चन को एमएस एक्सेल के जरिए आपको समझाऊंगा कि आप अपनी इच्छा से ए और एच को सेट कर सकते हैं इस तरीके से कि क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो, कम समय में सॉल्व हो। एक्चुअली कॉमन फैक्टर लेने का एकमात्र फायदा जो ये है वो है कि कॉमन फैक्टर इमीडिएटली आपको इसको डिवाइड करा देता है। -70 को आपने 10 से डिवाइड किया -7, -160 को आपने 10 से डिवाइड किया -16 एंड सो ऑन। तो ऑब्वियसली कॉमन फैक्टर अगर आप लेते हैं, एच की वैल्यू कॉमन फैक्टर लेते हैं, तो उसकी रेलिवेंस बहुत ज्यादा है, उसकी प्रासंगिकता बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि क्वेश्चन को देखते हुए आप ए और एच अपनी इच्छा से ले सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम डिफरेंट ए डिफरेंट एच पर अभी सॉल्व करते हैं एमएस एक्सेल के जरिए। सो लेट्स गो टू एमएस एक्सेल फाइल। सो ओके, दिस इज द एक्सेल। एक्सेल में आपको ये दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि चीजें आपको समझ में आए, और वो तभी समझ में आती हैं जब हम लोग उनको प्रत्यक्ष में देखते हैं। सीइंग इज बिलीविंग एंड सीइंग इज अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो अब आपके सामने में इसमें डेटा वही है, ये वाला 430 340 वगैरह वगैरह। तो 200 को फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूं 300। तो आप ये देखेंगे 300 करते ही ये फिगर अपने आप चेंज हो गई, ये फिगर चेंज हो गई अपने आप, और ऑब्वियसली ये सारी वैल्यू भी चेंज हुई, ये लेकिन ये मीन 415 ही रहा। एच को मैं कर देता हूं फॉर एग्जाम्पल 640। तो 640 करते ही आप ये देखिए कि मीन में कोई बदलाव नहीं हुआ, मीन की वैल्यू में। सो लेट्स गो बैक टू अवर पीपीटी। ओके, तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, एंड यदि आपकी कोई क्वेरी है एमपीपीएससी मेंस को लेकर तो आप मुझे हर हालत में इस टेलीग्राम चैनल पे, इस टेलीग्राम आईडी पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको निश्चित रूप से जवाब दिया जाएगा। अगला वीडियो जो मेरा अब आएगा, आज इस यानी इस मीन का एक वीडियो आपने देख लिया, जो नेक्स्ट क्लास होगी वो प्रोबेबिलिटी पर,
प्रोबेबिलिटी पर सेकंड क्लास होगी, और इस सेकंड क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा डिपेंडेंट इवेंट, ओके, इंडिपेंडेंट इवेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी ये क्या होती हैं और इनसे रिलेटेड प्रश्नों को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, और मिलते हैं हम अब नेक्स्ट क्लास में।